Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 10th students, कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का फाइनली आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद इट्स सॉल्यूशन. यस डियर स्टूडेंट्स, जो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम कब आप क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हो, बिकॉज आईटी का तो हमने सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो भाई आप सभी का इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद इट्स सॉल्यूशन. यस डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये अच्छे से पता है कि आपका सिलेबस क्या है. अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सैम्पल पेपर डिजाइन किया गया है. पेपर में आपको मिलने हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स, मतलब आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा. थ्योरी पेपर है ना, ये थ्योरी पेपर का ही आपको सैम्पल पेपर मिला है. तो ये मान के चलो कि यदि मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 है, 50 आपका थ्योरी है, तो 50 आपका प्रैक्टिकल होगा. प्रैक्टिकल में क्या क्या आना है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपका जो एग्जाम है वो 50 मार्क्स का होगा, थ्योरी एग्जाम, जिसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे. जो सैम्पल पेपर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट में ही, एज इट इज पैटर्न में ही आपका फाइनल कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर भी आपको मिलेगा आज से 3-4 महीने बाद. राइट, तो अब आपके पास में बहुत कम समय बचा है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए. सैम्पल पेपर एकमात्र इकलौता सहारा होता है ये बताने के लिए कि भाई आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में वो किस पैटर्न पर, किस तरीके से, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं. तो भाई आज से ही, अब से ही लग जाना है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए. तो ये मान के चलो कि आज जो मैं सैम्पल पेपर आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाने वाला है कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन. और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. और यदि शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो भाई जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि हम आज सैम्पल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस करेंगे. सैम्पल पेपर आपने देख भी लिया होगा, मार्किंग स्कीम भी देख लिया होगा, लेकिन आधी चीज समझ में आई होगी, आधी चीजें समझ में नहीं आई होगी ना. तो सारे डाउट्स आपके आज के सेशन में क्लियर हो जाने वाले हैं. तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहला काम होगा आपको पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेने का. यस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है यहाँ सैम्पल पेपर की वो रीड करनी है केयरफुली. ठीक है, भले ही आपको पता है कि क्या है इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपने सैम्पल पेपर से समझ लिया है, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी जब पेपर आएगा तो आपको एक नज़र इन इंस्ट्रक्शंस पे जरूर डाल लेनी है. तो यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस. भाई इस क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस हैं? इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने हैं टोटल 5 सेक्शंस, मतलब सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक. और सारे क्वेश्चंस कंपल्सरीली आपको अटेम्प्ट करने हैं. यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, सो डोंट वरी, डोंट थिंक लाइक कि इंटरनल चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो भाई इंटरनल चॉइस भी मिलेगी. अब ये जो 5 सेक्शन है इनमें क्वेश्चंस कैसे होंगे मैम, तो ये ध्यान रखो कि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछे गए. यदि मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलना है 12 क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, याद रखना. मतलब सेक्शन ए आपका होगा कैसा, सेक्शन ए आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने हैं वो एक नंबर के अकॉर्डिंग मिलेंगे और 12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे. गॉट इट. तो ये तो बात हो गई मैम सेक्शन ए की. वहीं यदि मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से शुरू होंगे आप कैसे, सेक्शन बी से शुरू होंगे अब आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, ये चारों सेक्शंस आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होंगे. मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर लिखना होगा. तो सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आपको अटेम्प्ट करने हैं. 2 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे. सेक्शन सी में 4 शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, है ना. ये 3 नंबर के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब कि ये वेरी शॉर्ट नहीं होंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे. ठीक है, तो 2 नंबर 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन बी और सी को अटेम्प्ट करना है. वहीं सेक्शन डी और ई 4 नंबर का होगा. देखो यहाँ लिखा है 4 मार्क्स. ठीक है, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन टाइप में डिफरेंस है ना. सेक्शन डी में आपको एक लॉन्ग आंसर मिलेगा. लॉन्ग आंसर आपको पता है कैसा बन सकता है. ठीक है, और वही 2 आपको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे. राइट, जो इस बार से पैटर्न बदला है ना वो कुछ इसी के अकॉर्डिंग बदला है. मतलब आपको सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा. राइट, तो ये तो कुछ क्वेश्चन का आपका पेपर पैटर्न हो गया. बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ इस तरीके से. सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक आपका पेपर रहेगा, इसमें क्वेश्चंस डिवाइडेड रहेंगे.
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि मैम किस तरीके से ये सेक्शंस होंगे और कैसे ये एक्चुअल में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इवन किन चैप्टर्स पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, सेक्शन ए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी फाइल्स बिटवीन 2 सर्वर्स और 2 machines over the internet, which protocol should she prefer for getting her task completed। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से लिया गया है, इंटरनेट वाली यूनिट से, जिसमें हमने नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस किया है। तो श्रेया जो कि क्या करना चाहती है, सिक्योरली 2 मशीन्स के बीच में फाइल्स को कॉपी करना चाहती है, ठीक है। वो 2 सर्वर मशीन्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू। तो अब यहाँ पे सिक्योरली यदि फाइल्स को ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिससे सिक्योरली फाइल्स जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे। ऑप्शंस में आप देख सकते हो, ऑप्शन 1 FTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी HTTP प्रोटोकॉल, SCP प्रोटोकॉल और टेलनेट प्रोटोकॉल। तो अगेन यहाँ पे आपको ये पता है कि FTP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर, तो फाइल ट्रांसफर के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है किस लिए, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, है ना। जब आप हाइपरटेक्स्ट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल ब्राउजर और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करके टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। SCP प्रोटोकॉल सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, है ना, ये कॉपी को सिक्योरली ट्रांसमिट करता है। एंड टेलनेट विच इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स आप देख पा रहे हो वो FTP और SCP, ये 2 ही प्रोटोकॉल है जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। तो FTP आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, FTP जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो जो सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट करता है वो प्रोटोकॉल होता है C, दैट इज SCP। इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी क्या है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। याद रखना अच्छे से, इनके फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है, जो SFTP के साथ, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ में ही यूज किया जाता है। एनक्रिप्शन टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो भी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज SCP, याद रखना। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में इन ऑप्शंस में से देख के बताना है कौन सा E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो 1 बाय 1 जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है www.drdo.nic.in। Second is here www.passport.gov.in. Third is www.incometaxindia.gov.in. And fourth is www.flipkart.com. तो अब आपको ये अच्छे से पता है यहाँ पे कि E-गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है, E-गवर्नेंस जो वेबसाइट्स है, वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं वो आप यहाँ इजीली कर सकते हो। तो DRDO गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है, passport.gov.in ये भी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है, incometaxindia.com ये भी जो है बेसिकली आपकी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है। तो ये तीनों तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं मैम, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताना है विच इज नॉट। तो फ्लिपकार्ट इज नॉट अ E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, E-गवर्नेंस वेबसाइट इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज फ्लिपकार्ट क्या है, एक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना। सो विच इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर, दैट इज www.flipkart.com। राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टैग बिसाइड्स B टैग कैन बी यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML में यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो ऑफ कोर्स हम B टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, B टैग का। बट अदर देन दिस आप किस टैग का यूज कर सकते हो, देखो B टैग से भी क्या होता है, B टैग से भी हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग टैग, डार्क टैग, फैट टैग या आई टैग, इन चारों में से कौन से टैग का यूज करते हो आप टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो हमें ये अच्छे से पता है कि B टैग के अलावा हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। B टैग एक क्या है, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग है, उसमें मैंने पढ़ाया था। और स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग आपका लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग है। क्या है, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग, राइट। दोनों का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो यहाँ पे B टैग के अलावा आप किस टैग का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, B टैग के अलावा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं A, दैट इज स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी? एसएमटीपी का क्या फुल फॉर्म है? तो देखो एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि जब आप कोई ईमेल सेंड करते हो, आप सभी ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं, ईमेल आईडी है, तो जब आप एक ईमेल को सेंड करते हो तो एट दैट टाइम सेंडिंग ऑफ एन ईमेल टू रिसीवर, जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो एसएमटीपी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या फुल फॉर्म होना चाहिए? सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिक्योर मेल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल। तो देखो सीबीएसई कंफ्यूज कर देगा यहाँ पे आपको और कोई कसर नहीं छोड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस, C1 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना सिक्योर में या फिर यहाँ पर आप मैसेज में, है ना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। वही ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसलिए भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ यहाँ पे मेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, उसका क्या फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है पीओपी, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये दोनों प्रोटोकॉल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, इनमें से बताना है आपको कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज होता है किस लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो गूगल मीट, जूम ऐप के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल सब पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलता है ना। तो जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो उस टाइम पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है इंटरनेट पे? क्या वो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, या वो HTTP प्रोटोकॉल होता है, या VoIP प्रोटोकॉल होता है, या SFTP प्रोटोकॉल होता है? तो भाई आपको अच्छे से पता है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि VoIP प्रोटोकॉल का ही काम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ करना, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रोटोकॉल। अंडरस्टैंड? तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे और इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसे आपको फिल करना है, बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ फिल होगा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा है अ वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, वेबसाइट क्या कंसिस्ट करता है? स्टैटिक वेब पेजेस को, डायनेमिक वेब पेजेस को, बोथ ए एंड बी, मतलब स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ वेब पेजेस, या डोमेन को? तो भाई वेबसाइट में होते हैं वेब पेजेस। आपको पता है कि वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें अलग अलग वेब पेजेस जो होते हैं वो हाइपरलिंक के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। तो वो वेबसाइट जिसको आपको ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम अपडेशन की, है ना, जिसमें रियल टाइम में चेंजेस नहीं हो सकते हैं, आपको रीडिज़ाइन करना होता है यदि उसमें अपडेट करना है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, है ना। लेकिन वो वेबसाइट जिसमें क्या क्रिएट करते हो आप? डायनेमिक वेब पेजेस, मतलब जो रियल टाइम में अपडेट होती है टाइम टू टाइम, जब भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप बिना रिक्रिएशन के उस वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो, तो उस टाइप के वेब पेजेस को हम कहते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। तो वेबसाइट दोनों टाइप के वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। सो दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पर वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ टाइप ऑफ पेजेस, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप के पेजेस का कलेक्शन होता है। सो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आस्क यू लाइक अमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अमन जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना, हो सकता है आपकी क्लास में भी कोई अमन हो। इसे कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, जो आपसे इस बार ज़्यादा क्वांटिटी में पूछे गए हैं। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो पैटर्न यही चेंज हुआ है कि आपसे ज़्यादा नंबर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है, एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाए। सो अमन जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, वांट टू क्रिएट नंबर्ड लिस्ट इन HTML। HTML में उसे क्या करना है? एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग शुड ही यूज? अब नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए उसे इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा टैग यूज करना है। UL टैग यूज करना है, OL टैग यूज करना है, DL टैग यूज करना है, या लिस्ट टैग यूज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्ड लिस्ट, जिसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं।
तो ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम जिस टैग का यूज़ करते हैं वो होता है OL टैग, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट, OL का फुल फॉर्म ये होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से ही आप एक नंबर्ड लिस्ट को, एक ऑर्डर्ड लिस्ट को बना सकते हो, जो लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है, जहाँ पे फिर आप कोई लिस्ट के आइटम को मेंशन कर सकते हो। वहीं यूएल टैग की मदद से क्या कर सकते हो, यूएल टैग की मदद से हम कुछ इस तरीके से बुलेट के फॉर्मेट में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हो। तो ये क्वेश्चन आपसे नंबर्ड लिस्ट और अननंबर्ड लिस्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। जब ये अननंबर्ड लिस्ट के लिए पूछा जाएगा तो यूएल टैग यूज होगा, और जब ये आपसे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए पूछा जा रहा है तो कौन सा टैग यूज हो रहा है यहाँ पर, OL टैग। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, OL tag is the correct answer. Now 8th question, making a copy of your web page on the computer is known as। जब आप किसी वेब पेज की कॉपी क्रिएट करते हो अपने कंप्यूटर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक को आपको यहाँ पे फिल करना है कि जब आप कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे किसी वेब पेज की कॉपी क्रिएट कर रहे होते हो, किसी वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या अपलोडिंग कहते हैं, या हम ब्राउजिंग कहते हैं, या फिर हम डाउनलोडिंग कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरनेट से, कहाँ से, इंटरनेट से जब किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पे, है ना, अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करते हो तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर होस्ट करते हो तो इसे अपलोडिंग कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस में डिफरेंस होता है। बस ध्यान रखना कि किसी वेब पेज को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो डाउनलोडिंग होता है, और जब किसी वेब पेज को आप इंटरनेट सर्वर पर लोड कर रहे होते हो उसे कहते हैं अपलोडिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 9th। हिमानी अ क्लास 10th स्टूडेंट, हिमानी जो कि क्लास 10th की स्टूडेंट है, wants to remotely access a computer system। उसे रिमोटली कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना है, दैट इज फार फ्रॉम हर हाउस। वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि उसके घर से दूर है, अब उसे रिमोटली उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना है। सो यहाँ पे रिमोटली जब आप किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हो जो आपके पास में नहीं होता है, दूर कहीं लोकेटेड होता है, तो यहाँ किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो कौन से प्रोटोकॉल को एक्सेस करेगी उस रिमोटली एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, या टेलनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा D, दैट इज टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल की मदद से ही आप रिमोटली एक्सेस जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें जो फाइल फोल्डर्स हैं उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, अच्छे से समझ में आया। बाकी TCP/IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन में हेल्प करता है ना, जो कम्युनिकेशन हो रहा है दो कंप्यूटर्स के बीच में उसमें हेल्प करता है। SFTP सिक्योरली फाइल ट्रांसफर करता है, और FTP फाइल ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल होता है। इनके फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछ सकते हैं। राइट, नाउ 10th क्वेश्चन, अंशु अ क्लास 10th स्टूडेंट। अंशु जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, वो CSS कोड लिखता है। ठीक है, अब HTML के बाद CSS का एक चैप्टर है, याद है, तो HTML के जो कोड है उसे हम CSS में भी लिख सकते हैं। तो अंशु जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है वो CSS कोड लिखता है फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें बोल्ड कर देता है। चूज द करेक्ट कोड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो स्पैन एलिमेंट को कैसे यूज करना होता है बोल्ड करने के लिए, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, वो यहाँ पर आपको करेक्ट पहचाननी है। ए ऑप्शन में लिखा है स्पैन टेक्स्ट साइज बोल्ड, बी ऑप्शन में लिखा है स्पैन फॉन्ट वेट बोल्ड, सी में लिखा हुआ है स्पैन स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज बोल्ड, डी में लिखा हुआ है स्पैन स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट साइज बोल्ड। तो देखो फॉन्ट वेट करेक्ट है। फॉन्ट वेट कहाँ यूज हो रहा है, बी में। हमने पढ़ा है कि स्पैन वाले प्रॉपर्टी में आप फॉन्ट वेट का यूज कर सकते हो, स्पैन सिलेक्टर में फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो यदि आपको बोल्ड सेट करना है, तो इसकी बोल्ड वैल्यू पॉसिबल है। तो किस तरीके से लिखा जाता है आपको, ये तो टैग के साइन होते हैं HTML में, टैग में आप इस तरीके से चीजें लिखते हो ना, है ना, तो ये तो होंगे नहीं, या तो टेक्स्ट साइज होगा या फॉन्ट वेट होगा। यही तरीका होता है CSS के कोड को लिखने का। तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्पैन एलिमेंट का हम किसको यूज कर लेते हैं, स्पैन एलिमेंट का फॉन्ट वेट यूज कर लेते हैं। ओके, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी से आप बोल्ड फॉन्ट को सेट कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो अभी हमने 10 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं जो प्रॉपर MCQ टाइप थे। क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका आंसर आपको सही पहचान के टिक करना है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन, जो अपने आप में ही डिफरेंट है ना, जिसे आप कहते हो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर से ही क्वेश्चन पेपर्स में ऐड किए गए हैं क्लास 10th के, है ना। तो भाई इस ईयर भी आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस आने हैं, जैसे आप देख रहे हो। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के रूल्स क्या है, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा आपका असर्शन, दूसरा होगा आपका रीजन। ठीक है,
तो आपको पहचानना है कि असर्शन और रीजन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। क्या असर्शन और रीजन ट्रू है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो यहाँ पे जो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे ना, उन दोनों स्टेटमेंट्स को पहचान कर आपको इन चारों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर पर टिक करना होगा। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, असर्शन और रीजन जानते हैं। 11th क्वेश्चन में असर्शन दिया है अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर द नेटवर्क्स इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। जितने भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर नेटवर्क में यूज किए जाते हैं, क्या उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं? बिल्कुल सही। तो भाई असर्शन तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि असर्शन जो है वो ट्रू दिया है मैम, है ना, कि नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है जिन्हें सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं, जिसके बेसिस पर आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अलग अलग प्रोटोकॉल्स हर एक काम के लिए यूज किए जाते हैं। अब रीजन देखो, क्या रीजन इसका इसके अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे लिखा है HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटोकॉल। ये क्या लाइन लिखी हुई है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो क्या ये प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। HTML एक क्या है? वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, ना कि प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। प्रोटोकॉल तो बहुत सारे अभी हमने देखे, HTTP प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल होता है, ना कि HTML कोई प्रोटोकॉल होता है ना। HTML तो एक लैंग्वेज, वेब पेज लेआउट लैंग्वेज, जिसमें आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ एनालाइज किया कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पे सी वाला जो आंसर है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, है ना। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये पर्टिकुलर सी वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अंडरस्टैंड। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड असर्शन रीजन के क्वेश्चन को, कि सेकेंड असर्शन रीजन क्या कहता है। ठीक है, पूछा है आपसे यहाँ पर असर्शन चैट एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल एंड मशीन्स। चैट और ईमेल जो होते हैं वो रियल टाइम कन्वर्सेशन होते हैं पीपल और मशीन्स के बीच में। वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, और इसका जो रीजन दिया है वो ये दिया हुआ है कि क्या हमें इन दोनों केस में ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो भाई देखो, ईमेल और चैट रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होते हैं। चैट को तो आप बोल सकते हो कि रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है, लेकिन क्या ईमेल रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है? नहीं होता है। एक बार यदि आपने ईमेल क्रिएट किया, सेंड कर दिया, तो सामने वाले के पास में जब फुर्सत होगी, जब वो ऑनलाइन आएगा, तब वो उस ईमेल को चेक करेगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ऑनलाइन हो और आपने ईमेल सेंड किया है तो सामने वाला जो रिसीवर है वो भी ऑनलाइन रहेगा तभी उसको ईमेल मिलेगा, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि चैट जरूर आपका रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हो सकता है, लेकिन ईमेल नहीं। लेकिन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आप देखोगे तो चैट भी रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होता है ना। रियल टाइम कन्वर्सेशन तब होता है जब इंस्टेंटली आप चैटिंग कर रहे हो, तो रियल टाइम में आप चैट कर पा रहे हो। बाकी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर पे भी आप ये चीज़ देखते हो कि यदि आपने कोई मैसेज सेंड कर लिया और रिसीवर जब ऑनलाइन होगा तब उस चैट मैसेज को रिसीव कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने मैसेज सेंड किया और वो सामने वाला रिसीवर यदि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो इस केस में आपको ये लाइन समझ में आ रही है कि यहाँ पे असर्शन जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? फॉल्स दिया हुआ है, कि चैट एंड ईमेल आर नॉट लाइव और रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल एंड मशीन एवरी टाइम। ओके, ये ऑफलाइन रहकर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ऑनलाइन आओगे वैसे आप मैसेज को एक्सेस कर सकते हो, राइट। नाउ वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, दोनों में आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत होती है। ये ट्रू हो सकता है कि यस मैम, दोनों में हमें ऑनलाइन रहने की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन नहीं आओगे तो आप चैट और ईमेल को एक्सेस कैसे करोगे? तो ऑनलाइन रहना ज़रूरी है, बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आप चैट कर रहे हो तो एट द सेम टाइम मैसेज तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, रियल टाइम में ही आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, है ना। आप कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन रहकर करोगे, लेकिन ऑफलाइन होने के बाद में भी बंदा आपके मैसेज को रिसीव कर सकता है जैसे ही वो ऑनलाइन होता है वैसे, राइट। तो कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है डी वाला, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन बी। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए हैं। सेक्शन बी आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो।
सेक्शन बी आपसे कहता है कि अब यहाँ जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब होंगे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे अब, और इन क्वेश्चंस के आपको करने होंगे आंसर, और क्वेश्चन होंगे आपके 2, 3, 4 मार्क्स में डिवाइडेड, जिसमें 13th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिशिका अ क्लास 10 स्टूडेंट्स वांट टू यूज अ सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। बहुत ध्यान से समझना, मिशिका जो कि क्लास 10th की एक स्टूडेंट है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहती है लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिए वो पे नहीं करना चाहती है। तो कुल मिला के वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है जो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जिसके लिए उसे कोई भी पेमेंट ना करना पड़े। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हो? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन शी यूज? वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है? क्या आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? तो कुल मिला के यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। पहला तो ये कि मिशिका को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, और वो सॉफ्टवेयर किस टाइप का होगा उसका नाम आपको बताना है, एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो वो सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर, है ना। तो इनमें से कोई सा भी वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसमें आप यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आप गूगल क्रोम की बात कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स की बात कर सकते हो, पाइथन सॉफ्टवेयर, माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से आप काम कर सकते हो। आजकल तो एआई बेस्ड फ्री में आपको कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एआई बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? फ्री सॉफ्टवेयर की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो आंसर शीट में यदि देखा जाए तो इसका क्या आंसर लिखा हुआ है, देखो ये सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर होगा आपका फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया। ओपन ऑफिस आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ओपन ऑफिस जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 1 मार्क सॉफ्टवेयर के नाम के लिए और 1 मार्क उसके एग्जाम्पल के लिए, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया गया है। इसे थोड़ा इलेबरेट करके लिख कर आ सकते हो बढ़िया सुंदर तरीके से, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना इज नॉट द करेक्ट थिंग ना, आप लिखना यही सब लेकिन थोड़ा इसको इलेबरेट करके लिख कर आना, कम से कम 4 से 5 लाइन में तो आंसर आपका होना चाहिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ देखोगे आप कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। 14th क्वेश्चन में आपको मिल रहा है यहाँ इंटरनल चॉइस, राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे और लिखा है। तो ये 14th वाले क्वेश्चन में या तो ए पार्ट को अटेम्प्ट करना 14th का, या 14th का आप बी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना, दोनों में से कोई एक ही पार्ट अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। ए वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। ई बैंकिंग और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को डिस्कस किया था, है ना। तो वहाँ पे ई बैंकिंग, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की मदद से आप कर सकते हो। आपको बैंक जाने की या आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई शॉपिंग करना चाहते हो तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन्स की मदद से ई शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हो। ई बैंकिंग आप घर बैठे कोई भी बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मनी विड्रॉल कर सकते हो, मनी डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना पासबुक देख सकते हो, अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। सारी फैसिलिटी आपको 24/7 आवर्स मिलती है ना। इसके लिए आपको प्रॉपरली ब्रिक एंड मोर्टार की जो बैंक होती है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको मार्केट में शॉप टू शॉप विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट ऑफर्स सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि ई बैंकिंग ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही आप एक एक इसके एग्जाम्पल्स को भी लिख कर आ सकते हो। यदि ई बैंकिंग की बात करूँ तो हर एक बैंक की अपनी वेबसाइट होती है, अपनी एप्लीकेशन होती है। एसबीआई की बात करूँ तो यूनो एसबीआई बैंक की ऐप आपको मिल जाएगी। ई कॉमर्स की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, बहुत सारे अमेजोन वगैरह जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आपको पता है। वही बात कर ले व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसको डिस्कस करने के पहले हम प्रीवियस वन का आंसर देख लेते हैं। देखो कैसे लिख कर आना है आपको डिफरेंस, ये ध्यान रखना। ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है यूज्ड फॉर बैंकिंग सर्विसेज ओनली and used for commercial services only. Obvious. It is the name given to the process where a customer is allowed to use internet to access his bank account. It is the name given to trading activities that are conducted using internet. एक डिफरेंस आप यहाँ पे इनके वेबसाइट्स का नाम डाल सकते हो, इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। 2 नंबर में पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट लिख सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट लिख कर आ सकते हो। 2 से कम पॉइंट मत लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखना, 4 से ज़्यादा पॉइंट मत लिखना, है ना। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, हमें लिमिटेड लिखना है कि यदि हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पॉइंट होता है तो आपको क्या मिल जाएंगे? पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। पर यहाँ पे 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस, यदि आपका डिफरेंस करेक्ट है तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आराम से आप 2 पॉइंट लिखकर आ सकते हो, राइट। अब इसी के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ई लर्निंग के लिए।
ई लर्निंग क्या होता है और एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है। तो ये अगेन 1 1 मार्क के अकॉर्डिंग है। ई लर्निंग आपको अच्छे से पता है कि ई लर्निंग का मतलब, जैसे आपको मैं यहाँ पर चैप्टर समझा रही हूँ, सैम्पल पेपर समझा रही हूँ, किसकी मदद से आप समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप ये सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो इसे हम ई लर्निंग कहते हैं। लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट लाइक वेब बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग्स, इट इज कॉल्ड ई लर्निंग। इसका एग्जाम्पल आपका जो मन हो वो आप लिख कर आ सकते हो, है ना। यदि आप नेक्स्ट टॉपर से पढ़ते हो तो नेक्स्ट टॉपर जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। दीक्षा पोर्टल, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ मेंशन करके आ सकते हो, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला पॉइंट, दैट इज HTML फाइल एक्सटेंशन इज .tml। क्या HTML का फाइल एक्सटेंशन .tml होता है? जल्दी बताओ। नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स। क्या होता है HTML का फाइल एक्सटेंशन? .html या फिर .htm। इसी से ही हमने फाइल सेव किया था ना, या तो .htm आता है या .html आता है, राइट। .tml नहीं होता है, दैट इज वाई फर्स्ट वन इज फॉल्स। रो स्पैन एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू मेक अ सेल स्पेन मल्टीपल रो। रो स्पैन एट्रीब्यूट की मदद से आप क्या सेल्स को स्पैन कर सकते हो मल्टीपल रोज के अकॉर्डिंग? तो यस, इट इज ट्रू। जब आपको मल्टीपल रो को मर्ज करना होता है, ये जो रो है इनको मर्ज करना है, तो हम रो स्पैन का यूज करते हैं, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है, जो यूएल टैग से आप लिस्ट क्रिएट करते हो, क्या वो बुलेटेड लिस्ट होती है? तो बिल्कुल ट्रू है मैम। यूएल टैग से आप इसी तरीके से बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो ना, ठीक है। और नंबर टैग लिस्ट क्रिएट करना है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं, जिसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? ओएल टैग यूज होता है, राइट। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। HREF क्या हाइपर रेफरेंस को रेफर करता है? सो ये भी होगा आपका ट्रू, यस। HR रेफरेंस का मतलब होता है कि हम हाइपर टेक्स्ट को लिंक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ में लिंक कर रहे हैं, किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, किसी एक टेक्स्ट के रेफरेंस के साथ में। तो इसके लिए हम HREF एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो डिफॉल्ट ए टैग के साथ यूज़ होता है। ए टैग में HREF में यहाँ पे आप क्या देते हो? लिंक दे देते हो, HTML पेज का नाम दे देते हो कुछ इस तरीके से। तो होपफुली आपको सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गए। अब ये हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछे हैं, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड रिमेनिंग आर ट्रू। क्या है? पहला वाला तो फॉल्स है, लेकिन दूसरा और तीसरा चौथा जो रिमेनिंग 3 है वो ट्रू है। ओके, तो ये भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। चलो देख लेते हैं आंसर। यस, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। आप देख सकते हो आंसर हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल्स यू दैट ही एंड शी क्रिएटेड। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो ईमेल क्रिएट करता है और वो आपसे कहता है क्या? दैट ही और शी हैज़ क्रिएटेड अ वेब पेज ऑन एन इंटरनेट साइट हैविंग URL www.children.com, है ना, /india/abc.html। अब आपको क्या करना है? नाउ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लिंक टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज। अपने वेब पेज पे आपको अपने फ्रेंड की इस वेब पेज की लिंक क्रिएट करनी है। आई बात समझ में अच्छे से? चलो, सो इसके लिए क्या HTML कोड आप लिखने वाले हो? तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया फोर्थ वाले ट्रू फॉल्स में कि HREF एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे। तो आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर आप जो भी कोड लिखोगे वो कुछ इस तरीके से लिखोगे। ए टैग मतलब एंकर टैग का यूज़ करेंगे। HREF एट्रीब्यूट में हम इस लिंक को पास कर देंगे, ठीक है। जो भी लिंक यहाँ लिखी हुई है www.children.com, ये पूरी लिंक लिखेंगे डबल इन्वर्टेड में और इसे क्लोज कर देंगे। अब इस लिंक के लिए आपको जो भी कंटेंट लिखना है, सपोज आपको लिखना है क्लिक हियर, तो यूज़र जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो वो इस पर्टिकुलर क्लिक हियर टेक्स्ट को इसके साथ में रेफरेंस कर पाएगा। क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस children.com वाली लिंक पे पहुंच जाओगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में ये पेज की लिंक क्या है? रेफरेंस्ड है। आई बात समझ में? तो ए टैग बेसिकली इसके लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ एंकर टैग, जो कि हाइपर लिंकिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली ए टैग के बारे में भी पूछ सकते थे, पर नहीं पूछा, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ओके, दिस इज कॉल्ड दी एप्लीकेशन और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। इसका आंसर देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? ए टैग में HREF, वो लिंक का नाम लिखा है क्लिक हियर, देन ए टैग को क्लोज कर दिया है। ध्यान रखना, ए टैग क्या होता है? एक एम्प्टी टैग नहीं होता है, इसका स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग दोनों टैग्स होते हैं, राइट। तो ये कोड बेसिकली आपको लिखकर आना होगा, राइट। तो क्वेश्चंस आपसे कैसा भी पूछ सकते हैं, दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना है। आइदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोड लिख के बताओ, कोड दिया रहता है तो आउटपुट आपको बताना हो सकता है। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन अगेन इन चॉइस। आप देख पा रहे हो 16th में आपको फिर चॉइस मिल रही है, या तो आप इसका ये ए वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो
और के बाद आपको बी वाला पार्ट दिया हुआ है, या तो फिर आप ये बी वाला पार्ट अटैम्प्ट करो। ओके, तो बी वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर। अब यदि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है रेड कलर के साथ में, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं HR टैग का, और यहाँ पे आपको कलर रेड शो करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करोगे विच इज कलर। क्या कलर, तो HR टैग का कलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसमें सेट कर देते हैं रेड कलर। तो अब इस लाइन के एग्जीक्यूशन से क्या होगा, जो लाइन ड्रॉ होगी हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ड्रॉ होगी वो किस कलर की ड्रॉ होगी, वो बेसिकली ड्रॉ होगी आपकी रेड कलर की। मतलब कुछ इस तरीके से पेज आपका लाइन से सेपरेट हो जाएगा, वो भी रेड कलर की लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इसके लिए यूज करते हैं HR टैग। HR टैग का कलर एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन सा एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट। ये HR टैग के साइज एट्रीब्यूट के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे भी आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सेकेंड पार्ट पूछा है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू। अब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करना है जिसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो। तो ध्यान रखो, इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे P टैग। तो P टैग में आप यूज कर लोगे फॉन्ट टैग को। फॉन्ट टैग की मदद से ही आप फॉन्ट का कलर सेट कर पाओगे। फॉन्ट का कलर कौन सा सेट करना है, ब्लू। आई बात समझ में। और फिर यहाँ आप अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे, फॉन्ट टैग को क्लोज करोगे, देन उसके बाद P टैग क्लोज कर दोगे। आई बात समझ में अच्छे से। तो दिस इज होल अबाउट कि जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो पैराग्राफ ब्लू कलर का सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा P टैग के लिए। तो P टैग में बेसिकली फॉन्ट टैग का यूज करना होगा आपको फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या किसी तरीके से यूज किया हुआ है। यस, ये देखो HR कलर इज इक्वल्स टू रेड पहला। P टैग में आप देख पा रहे हो फॉन्ट टैग को यूज किया है, कलर इक्वल्स टू ब्लू एंड फॉन्ट टैग क्लोज एंड P टैग क्लोज। तो ये दोनों यहाँ पे एक सिंगल लाइन के कोड आप देख पा रहे हो, और ये अगेन आपसे एक एक नंबर के अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 17। What is the purpose of HTML forms? HTML forms का क्या पर्पज है? And write HTML code to create a text box in an HTML form. HTML फॉर्म का पर्पज भी बताना है, और HTML फॉर्म में आप टेक्स्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं उसका क्या कोड होता है। ओके, तो देखो टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। HTML फॉर्म का पर्पज ही यही होता है कि यदि आपको यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र से आपको उसका नेम, एड्रेस और सारी डिटेल एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स में आप अलग अलग टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, है ना, रेडियो बटन्स हो गए, ऑप्शंस बटन्स हो गए। ऐसे बहुत सारे टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स भी एक टूल होता है। जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म्स पे देखा होगा, कुछ इस तरीके से आप जब नेट पे एक्सेस करते हो तो नेम्स करके आपको नेम्स लिखा हुआ दिखता है, उसके आगे आप देखते हो कि यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखता है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको अपना नाम लिखना होता है। सपोज मैंने मेरा नाम यहाँ एंटर कर दिया, बरखा गुप्ता, राइट। तो अब ये जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ एंटर कर रहे हैं इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो कहाँ चली जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेस हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी एंटर हो जाएगी डेटाबेस में जाके। तो HTML फॉर्म्स का मतलब समझ में आया। और यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इनपुट टैग का, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, HTML फॉर्म्स आर मीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो आपको यहाँ लिखना होगा इनपुट टैग के अंदर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टैग सारे टूल्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यदि आप टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखते हो तो इससे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है। टाइप इक्वल्स टू ऑप्शन लिखते हो तो ऑप्शन बटन क्रिएट होता है ना। टाइप्स इक्वल्स टू सबमिट लिखते हो तो सबमिट बटन क्रिएट होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर बटन्स को क्रिएट कर सकते हो। इसका नाम देना हो तो नेम एट्रीब्यूट का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इनपुट टैग किस में लिखा जाता है, फॉन्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 18th क्वेश्चन। अगेन यू सी कि 18th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो और में दिया हुआ है। ओके, इनकम्प्लीट CSS कोड विद हेड टैग इज गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे एक इनकम्प्लीट CSS कोड दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, कोड अलग ही फॉन्ट में लिखा होता है ना। नाउ कंप्लीट दिस कोड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक एज पर द स्पेसिफिकेशन। अब जो आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन दिख रहा है ना, इन स्पेसिफिकेशन के थ्रू आपको जो ब्लैंक स्पेसेस है कोड के वो फिल करना है। आ रही है बात समझ में अच्छे से। तो कोड पहले देख लेते हैं हम। कोड में CSS का कोड लिखा हुआ है। हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज़ किया है CSS को डिफाइन करने के लिए। और स्टाइल टैग में आप देखोगे आपको यहाँ कुछ ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, क्या ब्लैंक दिख रहा है कि स्टाइल टैग में बॉडी सिलेक्टर के आगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कलर सेट किया हुआ है।
ठीक है। पी टैग में अगेन यहाँ प्रॉपर्टीज के नाम नहीं लिखे हुए हैं, है ना। पी टैग में ग्रीन कलर का फॉन्ट होना चाहिए, डॉटम टाइप के फॉन्ट आपके टाइप होने चाहिए। फिर यहाँ पे इसे क्लोज भी नहीं किया है, या यहाँ पे एक और सिलेक्टर का यूज़ किया हुआ है। तो ये कौन सा सिलेक्टर है जिसका कलर ब्लैक यूज़ किया हुआ है। तो स्टाइल टैग में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 समथिंग कुछ ब्लैंक्स दिख रहे हैं जो आपको फिल करना है। तो इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। लाइन 1 में आपको पेज बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि पेज बैकग्राउंड कलर यदि ब्लू सेट करना होता है तो हम बीजी कलर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बीजी कलर का। तो यहाँ पे लाइन 1 में जिसका आप यूज़ करोगे वो क्या होगा? बीजी कलर। ओके, उसी के साथ आप देखोगे पी टैग। अब पी टैग में ग्रीन कलर का क्या होगा? ऑब्वियस मैम, ग्रीन कलर का फॉन्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर है, दैट्स वाई हम यहाँ क्या सेट कर देंगे? ग्रीन कलर सेट कर दोगे। आप यहाँ पे क्या सेट कर दोगे? आप ग्रीन कलर। तो यहाँ आपको सेट करना होगा प्रॉपर्टी कलर, क्योंकि ग्रीन कलर दिया हुआ है। डॉटम क्या है? डॉटम फॉन्ट फैमिली है। तो यहाँ पे आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे? फॉन्ट फैमिली का। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। अब कलर यहाँ पे ब्लैक सेट हुआ है। तो कलर किसका ब्लैक सेट हुआ है? इसका जरा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर। जो बिगेस्ट हेडिंग है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, ये भी क्लियर है ना। H1 क्या होता है? बिगेस्ट हेडिंग होता है। चलो देखते हैं इसके आंसर्स क्या यही करेक्ट है। यस, आप देख पा रहे हो यहाँ पर बीजी कलर, कलर, फॉन्ट फैमिली, H1 ना, ये सारे आपके चारों फिलअप के आंसर हो चुके हैं जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और मैं आपसे इससे पूछा है, हेमंत अ क्लास 10th स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड। हेमंत जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है वो HTML कोड लिखता है। अब ये जो HTML कोड लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया है। किसका? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो ध्यान रखो, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL UL टैग का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ ब्लैंक आपको दिख रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। सो बेस्ड ऑन द अबव कोड फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 सो दैट हेमंत वेब पेज डिस्प्लेज आउटपुट करेक्टली। तो वन बाय वन हम कोड को डिस्कस कर लेते हैं। HTML टैग में बॉडी बीजी कलर येलो लिखा है, मतलब HTML पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। H1 टैग में लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ क्या हो जाने वाला है? H1 टैग जो ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा। फिर P टैग में देखो फॉन्ट कलर रेड सेट किया है, साइज 5 सेट किया है। अब यहाँ पे आपको क्या सेट करना होगा? फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से आप फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन, है ना, एरियल, ब्लैक। तो बेसिकली यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद में P टैग क्लोज कर दिया, UL टैग स्टार्ट किया, आप देख पा रहे हो अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया है। LI टैग की मदद से डेली लिखा है, तो LI टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो LI टैग क्लोज करना है। और उसी के साथ में UL टैग स्टार्ट तो कर लिया, बट UL टैग को क्लोज भी नहीं किया है। तो इतना अच्छे से समझ में आया। H1 फेस, LI टैग, UL टैग क्लोज नहीं किया है, जो हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। सो करेक्ट आंसर इज लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट का टाइप एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, बट इट इज रॉन्ग। फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट ही यूज होता है, ध्यान रखना। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट, राइट, ओके। तो फेस एट्रीब्यूट होता है, ना कि टाइप एट्रीब्यूट होता है। क्लियर? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 19th क्वेश्चन। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन SMS एंड MMS। SMS और MMS के बीच में क्या डिफरेंस है? तो 2 मार्क का ये आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन B का। इसके बाद हम सेक्शन D एंड E पे मूव करने वाले हैं, राइट। तो SMS और MMS में क्या डिफरेंस है? SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस को कहते हो, और MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस को हम कहते हैं। इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, इसमें आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल, टेक्सचुअल किसी भी फॉर्मेट में मैसेज को भेज सकते हो, है ना। यही बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ एक लिमिट होती है SMS की, MMS की लिमिट नहीं होती है। तो SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। और वहीं बात करूँ MMS का, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। SMS कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट, it allows send images, audios, videos, GIFs, PDFs and text as well. Okay, so 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना डिफरेंस काफ़ी है। तो यहाँ आपने एनालाइज किया कि 18th क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है ना, उसी के साथ 16th में चॉइस मिली है और 14th क्वेश्चन में चॉइस मिली है। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनमें आपको 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस देखने को मिली है। नाउ मूव टू द सेक्शन C, जिसमें अब आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे 3 नंबर के अकॉर्डिंग, राइट। तो 20th क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 नंबर के अकॉर्डिंग, द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन प्रॉपरली। ये जो HTML स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, 3 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों प्रॉपरली नहीं लिखे हुए हैं, इन्हें रीराइट करना है, ओके। और रीराइट करके आपको सही स्टेटमेंट लिखना होगा। क्लियर? चलो अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। बॉडी टैग में लिखा हुआ है कलर इक्वल्स टू रेड,
तो भाई यही सबसे पहली गलती कर दी है, बॉडी टैग में कलर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता है। तो क्या यूज़ होता है मैम, बीजी कलर यूज़ होता है। तो यहाँ आपको क्या यूज़ करना है, बीजी कलर, ठीक है। और आपको कमेंट में लिखा हुआ है पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड, पेज बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ होगा। दूसरा देखो, फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल, क्या लिखा है, फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल। तो टाइप नहीं होता है, इसकी जगह पे यूज़ होता है फेस एट्रीब्यूट, जो मैंने अभी आपको एमसीक्यू में भी बताया। तो फॉन्ट टाइप इज फेस, ओके। इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू imggirl.jpg साइज 500 हाइट, लेकिन इमेज के साथ में सोर्स एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, SRC, सोर्स नहीं लिखते हैं, SRC एट्रीब्यूट लिखते हैं, राइट। तो तीनों की मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ लेट्स सी क्या यही मिस्टेक्स हैं, यस। बॉडी में बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज होता है, देखो फॉन्ट में फेस यूज होता है, यहाँ ऊपर आपको टाइप बताया हुआ है, इट इज इनकरेक्ट ना, गलतियां हो सकती है, टाइपिंग एरर्स हो सकती हैं। फॉन्ट में फेस एट्रीब्यूट होता है जिससे आप फॉन्ट टाइप सेट कर सकते हो। वहीं इमेज के लिए जिसका यूज करते हैं वो SRC एट्रीब्यूट होता है, राइट। और साइज नहीं होता है, साइज की जगह पे विड्थ होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। साइज एट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट होता है, क्लियर। फॉन्ट का साइज होता है और इमेज का विड्थ होता है, हाइट एंड विड्थ आप सेट कर सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ अच्छे से कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। नाउ 21st क्वेश्चन, अब ये एक एक नंबर के हिसाब से था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, क्लियर। अब इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको सारे टैग्स के सारे एट्रीब्यूट्स और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आपके पेपर में आप देख रहे हो, है ना। नाउ कंसीडर द URL, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये URL आपको यहाँ पे दी हुई है http://www.cbse.gov.in, मतलब आपकी CBSE की ही URL आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आपको इसके बेसिस पर आंसर बताना है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल, कौन सा कंपोनेंट प्रोटोकॉल को बता रहा है। तो भाई आपको अच्छे से पता है मैम कि HTTPS जो है वही प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। तो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है, राइट। अब इसमें जो ये S है वो S किसको डिफाइन करता है, इस S का क्या मतलब होता है। तो S डिफाइन कर रहा है यहाँ पर सिक्योर को, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S फॉर सिक्योर, सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहा है कि आप सही वेबसाइट पे काम कर रहे हो जो सिक्योर चैनल है, ठीक है। एक्सपैंड द URL एंड www, ठीक है। तो यहाँ पे URL का क्या फुल फॉर्म होता है, www का क्या फुल फॉर्म होता है, अब वो आपको बताना है। तो ये आपको अच्छे से पता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वही www की बात करूँ तो सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो भाई रेडी रहना, है ना, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पैटर्न ध्यान रखना। चलो आंसर देख लेते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, HTTPS इज द प्रोटोकॉल, ओके। S फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एंड URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड WW इज वर्ल्ड वाइड वेब, क्लियर। 22nd क्वेश्चन 3 नंबर का आपके सामने आ चुका है। यहाँ पूछा है आपसे राइट अ टू वे टू ऐड एन ऑडियो फाइल इन अ वेब पेज यूजिंग HTML की मदद से आपको ऑडियो फाइल को ऐड करना है, वो भी एक सैम्पल कोड आपको यहाँ लिखकर बताना है ऑडियो फाइल को ऐड करने का। तो ये आपको अच्छे से पता है कि ऑडियो फाइल को ऐड करने के लिए जिस टैग का यूज़ करते हैं वो ऑडियो टैग होता है ना। तो ऑडियो टैग को कैसे यूज़ करना होता है, वो ऑडियो फाइल पहले से आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी आप उस फाइल का पाथ यहाँ पे ऑडियो टैग में मेंशन कर सकते हो। तो ऑडियो टैग को यूज़ करने का तरीका होता है यहाँ पर, है ना। तो एम्बेड में हमें ऑडियो का पाथ देना होता है audio.mp3, या आप ऑडियो टैग में भी सोर्स के साथ में लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके यहाँ बताए हुए हैं, देखो एम्बेड टैग में भी या ऑडियो टैग में भी आप सोर्स में उस फाइल का नाम लिख सकते हो, दोनों आप देख पा रहे हो। यहाँ ये ऑडियो टैग स्टार्ट किया, उसमें सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है सोर्स टैग में, और ऑडियो फाइल का नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको ऑडियो फाइल का नाम यहाँ पे लिखना होता है, दोनों तरीके यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नाउ दो तरीके लिखने थे, तो एम्बेड टैग और ऑडियो टैग दो टैग होते हैं। वहीं बात कर ले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट एनी टू वे टू ऐड अ वीडियो फाइल। अब वीडियो फाइल को ऐड करने के दो तरीके क्या हो सकते हैं, उसके सैंपल कोड को लिखना है। तो भाई वीडियो फाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वीडियो टैग का यूज़ करते हैं, या फिर आप एम्बेड टैग का भी यूज़ कर सकते हो, दो तरीके बताने। तो सिमिलरली वीडियो फाइल पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसका पाथ आप दे सकते हो। तो सेम एम्बेड SRC इक्वल्स टू वीडियो फाइल नेम, या वीडियो कंट्रोल के अंदर वीडियो टैग में आप लिख सकते हो। और यहाँ पे टैग को एक बार ही क्लोज करना, ये बाय मिस्टेक यहाँ 2 बार क्लोज दिख रहा है आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट suitable HTML statement to display the following text on a web page। अब आपको ये टेक्स्ट वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी है, ध्यान से समझ लो
कौन सा टेक्स्ट आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है, ये टेक्स्ट। इसके लिए क्या कोड लिखोगे, तो ये हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये जो 3 ऊपर और नीचे आपको शो हो रहा है, इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो NH3 के लिए N एज इट इज़ लिखोगे, H एज इट इज़ लिखोगे, 3 नीचे शो हो रहा है ना, तो नीचे के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट टैग का, SUB, है ना। सुपर यानी ऊपर, सब स्क्रिप्ट यानी नीचे, और सब स्क्रिप्ट में आप 3 लिखोगे, सब स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दोगे। तो NH के बाद में ये 3 कहाँ शो होगा आपको, NH के बाद में ये 3 आपको यहाँ नीचे शो होने लगेगा। सिमिलरली जब आपको कंटेंट को ऊपर शो करवाना है, तो इसके लिए आप जिस टैग का यूज़ करते हैं वो टैग कौन सा होता है, वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। जैसे इस X3 की यदि मैं बात करूँ, तो X एज इट इज़ लिखोगे, और SUP सुपर टैग में आप, सुपर स्क्रिप्ट टैग में आप क्या लिख दोगे, 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो सुपर स्क्रिप्ट टैग की मदद से 3 है वो कहाँ शो होगा, वो 3 आपको इस X के ऊपर शो होने लगेगा एज ए पावर। सिमिलरली A+B के लिए भी आप कोड लिख सकते हो। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं कैसे इन्होंने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है, देख लो। ठीक है, A+B एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसके बाद 3 पावर ऊपर लिखनी थी तो वो सुपर स्क्रिप्ट में, सुपर मीन सुपर और सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो याद रखना, ये आपका ट्रिक हो सकता है इसको याद करने के लिए। डन। चलिए भाई, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस होपफुली अच्छे से समझ में आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। ओके, अब सेक्शन डी में क्या देख रहे हो आप, सेक्शन डी में जो 24th क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका ए पार्ट आपसे पूछा है, राइट द HTML कोड टू डिजाइन दी वेब पेज एज शोन बिलो। 4 नंबर का सेक्शन डी का एक ही क्वेश्चन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और वो भी आपको और में मिलेगा, देख लो यहाँ पर और में दिया हुआ है ना। तो पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है वो है कि आपको एक HTML कोड लिखना है, राइट दी HTML कोड, उसके लिए एक वेब पेज आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आपको दिख रहा है, जिसमें हेडिंग टैग में आपको कंटेंट लिखना है। तो इसके लिए आप किन टैग्स का यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हो, इसे डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप BR टैग का यूज़ करोगे, जिससे नई लाइन में आप फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। उसके भी पहले आपको HTML टैग को यूज़ करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म टैग को यूज़ करना होगा। किसको, फॉर्म टैग को। HTML में फॉर्म टैग की मदद से ये फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको इनपुट टैग का यूज़ करना है ना। इनपुट टैग में आप टेक्स्ट को यूज़ करोगे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। फिर आपको इनपुट टैग में यहाँ पे ऑप्शन बटन्स को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस को क्रिएट करना है, जिसके लिए अगेन आपको इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट सेट करना होगा, टाइप इक्वल्स टू ऑप्शन सेट करना होगा, टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे आपको चेक बॉक्स सेट करना होगा, या रेडियो बटन भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ क्रिएट हो रही है, तो आपको यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन लिस्ट या लिस्ट सेट करना होगा। उसके बाद में आप इन सारे टेक्स्ट को क्लोज करोगे उसी सीक्वेंस में जैसे आपने ओपन किया है। चलो तो इसका कोड देख लेते हैं, है ना। ध्यान से देखो भाई, HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग में फीडबैक फॉर्म लिख दिया, टाइटल यही शो होगा, हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग में आए, जैसे मैंने बताया फॉर्म टैग आपने स्टार्ट किया, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हेडिंग टैग, BR टैग का यूज़ कर लिया। अब आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे फॉर्म में इनपुट 1 टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लिख दी। फिर आपने BR टैग लगाया, अगले बार में आप रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहे हो तो रेडियो आ गया इनपुट टैग में, टाइप इक्वल्स टू रेडियो। फिर हमें चेक बॉक्स क्रिएट करना है, 2 रेडियो बटन है तो दोनों रेडियो बटन का कोड लिख दिया। फिर हमें चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिख दिया, सारे चेक बॉक्स के आइटम्स भी लिख दिए, वैल्यूज़ लिख दी है। ठीक है, वही आपने सारे चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, 4 चेक बॉक्स थे, चारों चेक बॉक्स को क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए इनपुट टैग नहीं सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, जिसमें हम नेम इक्वल्स टू लिस्ट नेम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेटा इनपुट नहीं कर रहे हो, डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, इसलिए सिलेक्ट टैग यूज़ होता है। सिलेक्ट टैग में जो भी आप लिस्ट के आइटम डिफाइन करना चाहते हो वो इसके ऑप्शंस में डिफाइन करते हो, और सिलेक्ट टैग को क्लोज कर देते हो। देन BR टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, सारे टैग्स को क्लोज करना है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको इसी सीक्वेंस में टैग्स को क्लोज करना है जिस सीक्वेंस में आपने टैग्स को ओपन किया हुआ है। बॉडी टैग और हेड टैग HTML टैग को यहाँ क्लोज कर देना। ओके, तो इससे क्या होगा, इस कोड के लिखने से इस तरीके का जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया क्या कोड लिख कर आना है। 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा और वो HTML का होगा। सबसे बढ़िया बात जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, वो क्वेश्चन किसका होगा भाई, HTML का होगा। तो HTML से एक लॉन्ग आंसर आपको प्रिपेयर करना है, वो भी कोड का रिलेटेड। ठीक है, जो कोड आपको लिखना होगा, राइट। बी पार्ट इसका पूछा है, यदि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आप इसका बी पार्ट भी अटैम्प्ट करके आ सकते हो। इसमें आपसे पूछा गया है, राइट द HTML कोड टू डिज़ाइन द वेब पेज इज शॉन बिलो, जिसमें आपको टेबल की बॉर्डर 2 सेट करनी है,
टेबल का हाइट 100 सेट करना है, विड्थ 300 सेट करना है, सेल पैडिंग 20। तो भाई ये स्पेसिफिकेशन आपको दी हुई है। टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो मैम इस तरीके से टेबल क्रिएट करना है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम जिस टैग का यूज़ करते हैं वो टेबल टैग होता है। टेबल टैग में यदि आपको बॉर्डर सेट करनी है तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर टेबल का एक एट्रीब्यूट सेट करना होगा विच इज़ बॉर्डर, जिसकी मदद से आपको ये बॉर्डर यहाँ पे दिखेगी, जो बॉर्डर आपको यहाँ दिख रही है। तो बॉर्डर 2 सेट करना है, ठीक है। टेबल का हाइट विड्थ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सेम एट्रीब्यूट हाइट विड्थ के लिए लगा सकते हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टेबल की रो क्रिएट करने के लिए हमें टी आर टैग का यूज़ करना होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आपको टी आर टैग यूज़ करना है। लेकिन जो पहला टी आर टैग है वहाँ पे आप देखोगे कि कॉलम्स को क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, किस एट्रीब्यूट का, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट में आप 3 सेट कर दोगे तो ये तीनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप नॉर्मल टी आर टैग में, टी डी टैग में एक एक को मेंशन कर सकते हो। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग, टी आर टैग और टी डी टैग का यूज़ करना होता है, राइट। अच्छे से पता है सारे टैग्स क्या होते हैं आपके, एम्प्टी टैग नहीं होते हैं, कंटेनर टैग्स होते हैं, क्लियर। अब इसका कोड देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये टेबल कैसे क्रिएट की गई है। फाइन, इसका एक्चुअल कोड क्या होगा, देखो भाई। HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग में हमने टाइटल सेट कर दिया, बॉडी टैग में आ जाओ, बॉर्डर 2, हाइट 100, विड्थ 300, सेल पैडिंग 20 सेट कर दिया, जो स्पेसिफिकेशंस हमें दी हुई थी। पहला टी आर टैग जिसमें टेबल रो क्रिएट करने वाले हो वो टेबल हेडिंग होगा, इसलिए कॉल स्पैन 3 सेट कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया। तो एम्प्लॉई जो हेडिंग थी वो आपकी सेट हो गई। दूसरा टेबल रो स्टार्ट किया, मतलब टी आर टैग, जिसमें हमने 3 डेटा सेट कर दिया। थर्ड टी आर टैग स्टार्ट किया, थर्ड डेटा सेट कर दिया। फोर्थ टी आर टैग स्टार्ट किया, देन फिफ्थ टी आर टैग स्टार्ट किया। तो ऐसे 5 रो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज, ये एज इट इज़ यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्लोज होगा। ओके, तो अच्छे से कोड समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है, बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ये तो था आपका सेक्शन डी का लॉन्ग आंसर। ओके, तो 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन ई। अंडरस्टैंड, सेक्शन ई में आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चंस, तो 25 एंड 26 क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला केस यहाँ पे ई का दिया हुआ है, मिस्टर अनिक comes from a village which recently started seeing the digital revolution and now the people of his village have access to the internet। बात समझ में आ रही है। मिस्टर अनिक जो कि विलेज से हैं, जिन्होंने अभी अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन को देखना शुरू किया है, स्टार्ट किया है ना, इंटरनेट को एक्सेस करना शुरू किया है। दे कैन शॉप ऑनलाइन, मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, सेल ऑनलाइन एंड सो ऑन। अनिक इज ऑल्सो एक्साइटेड विद द न्यू चेंजेस। He ordered some items online and entered his bank card details on the web page to make the payment। मतलब कुल मिला के वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आइटम सेल करते हैं, बैंकिंग का यूज़ करते हैं, जितनी इंटरनेट की सर्विसेज उसको यूज़ कर पा रहे हैं। बट स्टिल आफ्टर पासिंग ऑफ द promised due date he has not received his ordered items। There is no way to contact the company and phones are unreachable and emails are not being responded। He also noticed after some days that someone is sending emails on his behalf यूजिंग इज पर्सनल डेटा। अब क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि कुछ दिन बाद, कुछ दिन जब बीतते हैं तो वो ये देखते हैं कि उन्होंने जो ऑर्डर किया था ऑनलाइन वेबसाइट पे वो अभी तक भी उनको रिसीव नहीं हुआ है। जिस कंपनी के थ्रू उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था वो कंपनी से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है। और कुछ दिनों बाद वहाँ से एक ईमेल आता है जो कि जिसमें बताया जाता है कि वो ये नोटिस करते हैं कि उनका पर्सनल डेटा उस ईमेल में यूज़ किया गया है, उनके बेसिस पे कोई और उनकी ईमेल को चला रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस केस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फिलअप के फॉर्मेट में, मिस्टर अनिक इज़ अ विक्टिम ऑफ। मिस्टर अनिक जो है वो किसके विक्टिम है, साइबर क्राइम के, राइट। कहीं ना कहीं उनके साथ एक क्राइम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है, जिसकी मदद से उनके ईमेल आईडी को, सारी चीज़ को हैक कर लिया गया है। तो हम यहाँ बोलेंगे साइबर क्राइम। सेकंड देखो, मिस्टर अनिक फाइंड्स दैट हिज पर्सनल डिटेल्स आर नाउ लीक्ड। उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लीक हो चुकी है। दिस मीन्स हिज डैश इज कॉम्प्रोमाइज, जिससे उनका क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वेस प्राइवेसी उनकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, राइट। वाइल फिलिंग आउट डिटेल्स ऑनलाइन, जब वो ऑनलाइन डिटेल्स को फिल कर रहे थे, मिस्टर अनिक शुड हैव चेक्ड डैश इन द URL। मिस्टर अनिक को क्या चेक करना चाहिए था कि वो कहीं फ्रॉडुलेंट वेबसाइट के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको चेक करना चाहिए था कि वेबसाइट के आगे HTTPS प्रोटोकॉल या इस तरीके से पैडलॉक का साइन है या नहीं है। तो
तो एस जब होता है HTTP के साथ, मतलब कि आप एक सिक्योर वेबसाइट के साथ में काम कर रहे हो, तो URL के पहले उन्हें ये चेक करना चाहिए था। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ केस ऑफ स्पेसिफाई द क्राइम। तो इसे हम किस तरीके का क्राइम कहते हैं? इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। कि उनकी क्या डिटेल चोरी की गई है भाई? आइडेंटिटी चोरी की गई है, जिसके बेसिस पर कोई और यूज़र उनकी ईमेल आईडी का यूज़ करके काम कर रहा है, ओके, ईमेल्स शेयर कर रहा है, राइट। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या यही करेक्ट आंसर है या कि नहीं। यस, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, प्राइवेसी, HTTPS, आइडेंटिटी थेफ्ट, यही आपको आंसर में लिख कर भी आना है ना। इजी क्वेश्चंस। तो ये जो सेक्शन ई है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक्स अच्छे से समझे हैं, तो आप लिख कर आ सकते हो। तो सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन आपसे इंटरनेट बेसिक चैप्टर से पूछा गया है। सेक्शन डी का लॉन्ग आंसर आपसे HTML का पूछा गया है। तो भाई इसी के बेसिस पे आपको प्रिपेयर होना है, ओके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन विच इज फॉलोज। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। श्रेष्ठ वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट हु एक्सेल्ड इन अकेडमिक्स। श्रेष्ठ जो कि अकेडमिक्स का सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़िया है। ही इंटेंड टू टेक सम कॉर्ड्स एंड लिटरेचर फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से कुछ कॉर्ड्स और कुछ लिटरेचर्स को उसने एक्सेस किया। टू राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर में अपना कोई आर्टिकल छपवाना है, जिसके लिए उसने कंटेंट कहाँ से उठाया है? इंटरनेट से। कुछ कॉर्ड्स लिए हैं कुछ ऑथर्स के, लिटरेचर से रिलेटेड, ओके। अब आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इशू ही विल फेस इन केस ही कॉपीज द वर्क एज डिस्कस्ड इन द अबव केस स्टडी। यदि आप किसी अदर ऑथर के कोट्स को या उसके कंटेंट को कॉपी करते हो, तो ये किस टाइप का एथिकल इशू होता है, वो कौन सा एथिकल इशू को फेस करेगा। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेजरिज्म, ओके। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइबर एथिक्स से लिया गया ये क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं क्या? प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी और के वर्क को अपना वर्क बता के यूज़ नहीं कर सकते हो। इस तरीके का जो एथिकल इशू कहलाता है वो प्लेजरिज्म कहलाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज द अबव इंसिडेंट, जो ऊपर वाला इंसिडेंट अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ IPR। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये एग्जाम्पल है? IPR वायलेशन का ये एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? नो, इट इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ IPR, है ना। यहाँ पर श्रेष्ठ ने किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं किया है, उस पर अपना राइट नहीं बनाया है, उसने सिर्फ किसी की कंटेंट को, कॉर्ड्स को क्या किया है? नॉर्मली कॉपी किया है विदाउट इन्फॉर्मिंग हर, ओके। तो ये IPR वायलेशन एक्ट नहीं होगा। क्लियर? नाउ हाउ कैन ही अवॉइड दिस एथिकल इशू? इसे वो कैसे अवॉइड कर सकता है? बाय टेकिंग द परमिशन। जब भी आप किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज़ करते हो, तो भाई इससे पहले परमिशन लो। यदि वो सेल कर रहा है तो आप पेमेंट करके उसे एक्सेस कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए उसको एक्सेस कर सकते हो परमिशन लेकर, राइट। या फिर आप उसे पैराफ्राइज कर सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं इसे अवॉइड करने की, ओके। नाउ लास्ट इज सजेस्ट 2 एटिकेट्स दैट श्रेष्ठ क्लासमेट मस्ट बी अवेयर ऑफ। 2 एटिकेट्स आपको बताने हैं जो श्रेष्ठ के क्लासमेट को पता होने चाहिए। तो कभी भी आपको ऑनलाइन रहकर कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है जो किसी को हर्ट कर जाए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, सही तरीके से कमेंट्स करना होते हैं, राइट। क्योंकि ऑनलाइन हम किसी के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हमारी बातों से किसे हर्ट हो रहा है किसे नहीं। तो नॉर्मली जो आप ऑफलाइन रहकर मॉरल्स को अडॉप्ट करते हो, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, जैसे आप एटिकेट्स को फॉलो करते हो, वही आपको ऑनलाइन रहकर भी फॉलो करने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्लेजरिज्म। No, it cannot be considered as an example of IPR violation. It can avoid it by acknowledging the sources and giving credit to the sources. Understand? Any 2 net etiquettes, one should be respect this online. One should not bully anyone and avoid hurtful and hateful comments. तो अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इसी के साथ में इस सैम्पल पेपर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे MCQs बन सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो कोई भी डाउट यदि आपको होता है सैम्पल पेपर से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, बहुत जल्द आपको मेरे अपने चैनल पे
कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो लेक्चर्स भी मिलना शुरू हो जाने हैं। आई नो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है, सो डियर स्टूडेंट्स आपको फुल चैप्टर के वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।